नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। इस बुलेटिन में उत्तराखंड से खबरें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में हैं। आज सीएम धामी सीमांत इलाके के स्थानीय लोगों और प्रबुद्ध जनों से मुलाकात करेंगे और बातचीत करेंगे। साथ ही वाइब्रेंट विलेज के तहत चल रही योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। इसी के साथ सीएम धामी चाइना बॉर्डर पर बसे मिलम गांव भी जाएंगे। पिथौरागढ़ में सहकारिता महोत्सव का भी उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री। सीएम पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम पहुंचे थे, जहां उन्होंने ज्योतिर्लिंग में पूजा अर्चना की। सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी ने जागेश्वर में पूजा की थी। यहां पर मास्टर प्लान के तहत काम हो रहा है। यहां के जल्द से जल्द काम पूरा करने के निर्देश उन्होंने दिए। उन्होंने कहा कि बहुत ही जल्द भव्य और दिव्य जागेश्वर धाम बनाया जाएगा। बीते कुछ समय से धाम में श्रद्धालु की संख्या बढ़ी है। इसे देखते हुए सुविधा बढ़ाने की बात भी उन्होंने कही। श्री नरेंद्र मोदी जी ने जागेश्वर धाम के दर्शन पूजन किए और यहाँ पर एक जो मास्टर प्लान है, उस मास्टर प्लान के तहत काम हो रहा है। आज मैंने उसका पूरा यहाँ पर रिव्यू किया है, समीक्षा की है और जल्दी से जल्दी यहाँ के काम पूरे हों। सब स्टेक होल्डर से बात करके जो भी हमारे हितधारक लोग हैं, उन सभी की सुझाव के आधार पर इसको एक भव्य और दिव्य जागेश्वर धाम का नवनिर्माण पुनर्निर्माण का कार्य तेजी से आगे बढ़ेगा। और इधर के सालों में श्रद्धालुओं की संख्या भी बहुत बढ़ गई है और उनके लिए अच्छा स्थापना स्ट्रक्चर हो, अच्छी और व्यवस्थाएं हों, अच्छा यहाँ का फसाड हो, सड़कों का भी जो चौड़ीकरण होना है, बीच बीच में लोगों को रुकने के लिए, गाड़ियां पास होने के लिए जगह चाहिए। ब्रज जागेश्वर को भी इसमें जोड़ने के लिए हमने कहा है। रुद्रप्रयाग से खबर। विधानसभा चुनाव में करीब 1.25 साल का वक्त बचा है और ऐसे में राजनेता उन क्षेत्रों में एक्टिव होने की कोशिश में है जहां से या तो वो विधायक रहे हैं या फिर भविष्य को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसा एक वीडियो रुद्रप्रयाग से भी सामने आया जहां जखोली मेला चल रहा है और इस दौरान कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता हरक सिंह रावत पहुंच गए और वो लोगों के साथ नाचते नजर आए। इस बीच इस बात का जरूर उन्होंने ख्याल रखा कि वो अच्छे तरीके से कैमरे में नजर आए, कोई उनके बीच ना आ जाए। जखोली रुद्रप्रयाग विधानसभा में आता है और इस विधानसभा सीट से हरक सिंह रावत विधायक रह चुके हैं। कांग्रेसी सूत्रों का कहना है कि हरक सिंह रावत इस सीट पर फोकस कर रहे हैं। राजनीतिक गुणा भाग के बीच हरक सिंह को एक गढ़वाली गाने पर थिरकते आप देख सकते हैं। उत्तराखंड स्थापना दिवस की रजत जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 नवंबर को राज्य के दौरे पर पहुंच रहे हैं। ये दौरा सिर्फ एक औपचारिकता नहीं बल्कि विकास की नई उड़ान का संकेत माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में उत्तराखंड को कई बड़ी परियोजनाओं की सौगातें दी हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हो, 4 धाम सड़क परियोजना, बद्रीनाथ केदारनाथ पुनर्निर्माण और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट राज्य की तस्वीर बदल रहे हैं। अब बीजेपी को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री अपने इस दौरे में उत्तराखंड की विकास यात्रा को नए पंख लगा सकते हैं। इसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी हमारे इस रजतोत्सव में शामिल होकर हम सबका एक तरह से उत्साहवर्धन भी करेंगे, हम सबको प्रेरित भी करेंगे और उनका देवभूमि उत्तराखंड से गहरा लगाव है। उनके दिल में उत्तराखंड बसता है और हर एक उत्तराखंड वासी के दिल में श्री नरेंद्र मोदी जी बसते हैं। इसलिए उनका आना हमेशा से हमको उत्साह भी देता है, हमको प्रेरणा भी देता है और आगे काम करने के लिए और ताकत भी। यह हम सब उत्तराखंड वालों का सौभाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का इस उत्तराखंड से विशेष लगाव हमेशा हमेशा रहा है और जब जब मोदी जी यहाँ पर आते हैं तो उत्तराखंड के जो लोगों के उम्मीदें हैं वो पूरी होती हैं।
पीएम के आने से उत्तराखंड के धार्मिक पर्यटन में भी जबरदस्त उछाल आया है। 2023 में पीएम मोदी की आदि कैलाश यात्रा के बाद तीर्थयात्रियों की संख्या 2500 से बढ़कर 31,000 पार कर गई है और केदारनाथ यात्रा पर तो पूरा ही असर पीएम मोदी का है। जब भी उनको ऐसा मौका मिलता है और ऐसा आयोजन होता है और उनको लगता है कि उत्तराखंड को उनकी ज़रूरत है तो वो यहाँ पर मौजूद रहते हैं। सरकार को उनकी ज़रूरत है, उनको यहाँ की जनता उनको इतना प्रेम करती है तो वो हमेशा उत्तराखंड आते हैं। केदारनाथ से मोदी ने कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। अब ये बात योजनाओं और आंकड़ों में साफ दिख रही है और अब उम्मीद है कि 11 नवंबर को जब पीएम आएंगे तो कुछ नया होगा, कुछ बड़ा होगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून के बिल्डर और उद्योगपति सुधीर वेंडलस को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। तकरीबन 22 महीने से जेल में बंद सुधीर को जमानत मिल गई है। उन पर जोहरी गांव की करोड़ों की जमीन को फर्जी दस्तावेजों से हड़पने के आरोप है। शिकायतकर्ता संजय सिंह ने आरोप लगाया था कि उनकी मां और दिवंगत भाई की जमीन को गलत तरीके से उन्होंने ट्रांसफर किया। मामले की जांच सीबीआई और ईडी कर रही है। सीबीआई ने जनवरी 2023 में जांच शुरू की और दिसंबर 2023 में वेंडलस को गिरफ्तार किया। उन्हें दिल्ली ले जाकर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। हाईकोर्ट ने 3 बार जमानत याचिका खारिज की, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने अब उन्हें जमानत दी है, लेकिन रिहाई आदेश जेल तक नहीं पहुंचने की वजह से मंगलवार की रात भी उन्हें जेल में ही रहना पड़ा। इस बीच सीबीआई चार्जशीट दाखिल कर चुकी है और ट्रायल शुरू हो चुका है। ईडी ने तकरीबन 2.5 करोड़ की संपत्ति सीज की है। अफ्रीकी देश मोजाम्बिक की समुद्री त्रासदी की वजह से बागेश्वर के कौलाक गांव में शोक की लहर है। गांव के रहने वाले मर्चेंट नेवी में कार्यरत 37 साल के नंदन सिंह 16 अक्टूबर को मोजाम्बिक के समुद्री तट पर नाव पलटने की घटना में लापता हो गए। 12 दिन बीत जाने के बाद भी परिवार की उम्मीदें इस वक्त टूटती जा रही हैं। अभी तक उनका पता नहीं लग पाया है। खोज जारी है। मां हीरा देवी और पत्नी गीता देवी दिन रात नंदन के इंतजार में हैं, जबकि दोनों बच्चे पिता की सलामती की कामना कर रहे हैं। हेलो, मैं तो बहुत परेशान हूँ, मेरे बच्चे भी परेशान हैं। मैं उसको देखना चाहती हूँ, उसको मेरे सामने लाओ, थोड़ा मदद कर दो। और क्या कहूँ, बच्चे ने मेरा सारा परिवार उठाया था, क्या करूँ, मैं बड़े परेशान हूँ। उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत का दावा किया जा रहा है। प्रीपेड मीटर व्यवस्था में बिजली बिल में छूट, टैक्स में निजात की बात कही जा रही है, लेकिन क्या वाकई में बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी? इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड में शुरू हो रही है स्मार्ट पोस्टपेड और प्रीपेड मीटर व्यवस्था। ऊर्जा निगम के मुताबिक उपभोक्ता मोबाइल या ऑनलाइन माध्यम से पहले ही बिजली का भुगतान कर सकेंगे। प्रीपेड मीटर से उपभोक्ता को मिलेगा पूरा नियंत्रण, पहले रिचार्ज फिर उपयोग। हमारी 2 कंपनी है, एक तो जीनस पावर की है और दूसरा अडानी, जो कुमाऊं और गढ़वाल में ये दोनों काम करते हैं। अब जो ये कंपनी को हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि आप अपने मीटर इंस्टॉलेशन के साथ साथ आप ऐप भी बनाएंगे। कुमाऊं का लगभग हमारा फाइनल स्टेज में है, अडानी कंपनी का उसका ऐप लगभग फाइनल स्टेज में है, और जीनस वाली जो कंपनी गढ़वाल में काम कर रही है उसका 10 तारीख तक फाइनल हो जाएगा। इस नई व्यवस्था से बिजली चोरी और बकाया बिल की समस्या में कमी आएगी। हर बिल पर 4% की छूट मिलेगी। यूपीसीएल इसके लिए एक मोबाइल ऐप बना रहा है, जिससे उपभोक्ता रियल टाइम में देख सकेंगे बिजली खपत, बिल और रिचार्ज स्टेटस। हर आधे घंटे की 15 मिनट की अपना कंजम्पशन देख सकते हैं, कितना कंजम्पशन आ गया, कितना पैसा हमने जमा किया था, उसमें से कितना बच गया, ये भी देख सकते हैं। और कितना यूनिट हमारा कंज्यूम हो रहा है, कितनी वोल्टेज है और किस फेज में कम है, ज़्यादा है, ये सब एक एक चीज़ उनको, हर पैरामीटर उनको चेक हो जाएगा। कुछ समय से अफवाहें थी कि स्मार्ट मीटर में बैलेंस खत्म होते ही बिजली कट जाएगी, लेकिन यूपीसीएल ने साफ किया ऐसा नहीं होगा। बिजली अचानक बंद नहीं होगी।
तो अब बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी स्मार्ट सुविधा, पारदर्शिता और बचत, सब एक साथ। सतेंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। मंगलवार को खटीमा से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 6 बायो टॉयलेट वैन को चंपावत के लिए रवाना किया। खटीमा के अपने निवास से सीएम धामी ने इन बायो टॉयलेट्स को रवाना किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा, पर्यावरण के लिहाज से इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। उत्तराखंड में हिल स्टेशंस की सैर अब और महंगी होने जा रही है। दिसंबर से राज्य सरकार ग्रीन सेस लगाने की तैयारी में है और इसके चलते मसूरी और नैनीताल जैसे हिल स्टेशंस तक पहुंचने के लिए अब आपको डबल टैक्स देना होगा, क्योंकि मसूरी और नैनीताल जैसे शहरों में पहले से ही इको टूरिज्म टैक्स वसूला जा रहा है। साफ और प्रदूषण मुक्त उत्तराखंड के लिए दिसंबर से राज्य सरकार ग्रीन सेस लागू करने जा रही है। इसके तहत राज्य की सीमा पर प्रवेश करते ही बाहरी वाहनों से शुल्क लिया जाएगा। इससे मसूरी और नैनीताल जैसे हिल स्टेशनों की यात्रा थोड़ी महंगी हो जाएगी। दरअसल ग्रीन सेस लगाने के बाद मसूरी और नैनीताल जाने वाले पर्यटकों पर डबल टैक्स की मार पड़ेगी, क्योंकि इन दोनों हिल स्टेशन में एंट्री पर पहले से ही इको टूरिज्म टैक्स लिया जाता है, जो अब भी देना होगा। राज्य की सीमा में एंट्री पर हर गाड़ी को ग्रीन टैक्स देना होगा। कार को 80, बस को 140, तो माल वाहक को 250 रुपए देने होंगे। इसके बाद मसूरी नैनीताल में एंट्री के लिए अलग से चार्ज देना होगा। मसूरी में कार को 60, बस 180, माल वाहक को 180 रुपए देने होंगे, जबकि नैनीताल में हर गाड़ी के लिए एंट्री फीस 300 रुपए तय है। बहुत सारी श्रेणियां हैं, एम्बुलेंस हैं, इलेक्ट्रिक से चलने वाली बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स हैं, सीएनजी से संचालित होने वाले वाहन हैं जो पोल्यूशन नहीं करते हैं। इस तरह की गाड़ियों को इससे छूट रहेगी। कुछ डिग्नेटरीज की गाड़ियां हैं, सरकारी गाड़ियां हैं, उनको छूट रखी जाएगी। इसके अतिरिक्त जो उत्तराखंड राज्य की गाड़ियां, जैसा कि मैंने बताया, वो पंजीयन के समय ही उनसे हम लोग ले लेते हैं या फिटनेस के समय लेते हैं, तो उनको भी देना नहीं होगा। नैनीताल जैसे शहरों में तो 500 रुपए तक पार्किंग शुल्क भी अलग से वसूला जाता है। इससे इन हिल स्टेशनों की सैर महंगी साबित हो सकती है। पर्यटक और कारोबारी इस पर मिलीजुली राय दे रहे हैं। बहुत बड़ी टेंशन होने वाली है, क्योंकि आम आदमी कुछ अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर घूमने आता है, यही कि चलो मंदिर घूम आएंगे, थोड़ा नैनीताल का टेम्परेचर देख आएंगे और यहाँ का अच्छा माहौल है उसे देख आएंगे। लेकिन जब उसकी जेब में इतना बड़ा नुकसान होता है तो कहीं ना कहीं वो परेशान होता है, फिर वो अपने लिए कहीं दूसरा रास्ता देखेगा। काफ़ी नुकसान झेल रहा है नैनीताल, और ऐसे अगर आप टैक्सेस ले रहे हैं तो सबसे बड़ी बात है कि आप उसके एवज में टूरिस्टों को दे क्या रहे हैं। ना रोड्स डेवलप्ड हैं, ना रोड्स सही हैं, स्मूथ रोड्स नहीं हैं, पार्किंग्स नहीं हैं, व्यवस्थाएं बहुत ढीली हैं। तो आप टैक्सेस लें तो उसके एवज में आप कुछ ना कुछ तो टूरिस्ट को देंगे ही। उत्तराखंड में पिछले कुछ सालों में तेजी के साथ पर्यटन गतिविधियां बढ़ी हैं। सरकार आंकड़ों के मुताबिक पिछले 3 साल में 30 करोड़ टूरिस्ट उत्तराखंड आए। सरकार का मानना है कि इससे साफ और प्रदूषण मुक्त देवभूमि पर दबाव बढ़ा है। ग्रीन सेस से मिलने वाली धनराशि का उपयोग राज्य को पॉल्यूशन मुक्त रखने के लिए किया जाएगा। वीरेंद्र बिष्ट और भारती सकलानी के साथ सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। आपदा के वक्त राहत कार्यों को तेज और असरदार बनाने के लिए एसडीआरएफ ने पहल शुरू की है। अब हर गांव में तैयार होंगे आपदा मित्र, जिन्हें दी जाएगी एक खास बुक। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड एसडीआरएफ हर गांव में आपदा मित्र तैयार करने जा रही है और इसके लिए खास ट्रेनिंग होगी। यही नहीं, ट्रेनिंग के लिए एक विशेष बुक तैयार की है, जिसमें आपदा के दौरान काम आने वाले टूल्स और उनके इस्तेमाल की पूरी जानकारी दी गई है। अब एसडीआरएफ की टीमें हर गांव में जाकर आपदा मित्रों को ट्रेन कर रही हैं।
बहुत आसान शब्दों में जो भी इक्विपमेंट्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको लोग समझ पाएँ, उस तरीके से इस बुक को डिज़ाइन किया गया है। और फोकस इस बात पे है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो इक्विपमेंट्स हैं, जो डिजास्टर रेस्क्यू के इक्विपमेंट्स हैं, उनके बारे में जानकारी हो। कोशिश ये है कि जो डिजास्टर का जो काम है उसमें जो आम पब्लिक है वो उसको भी हम जोड़ पाएँ। हर साल उत्तराखंड आपदाओं से जूझता है। ऐसे में एसडीआरएफ की ये पहल स्थानीय स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन को मजबूती देगी। आपदा मित्र भी इस पहल को सराह रहे हैं। ये बुक बन रही है, वो कहीं न कहीं पे बहुत कारगर साबित होगी और जो भी वॉलंटियर्स होंगे स्थानीय, तो उन्हें जब ये बुक बन जाएगी तो इससे जो काफी जो शिक्षा प्राप्त हो जाएगी और उसके माध्यम से जो सब ये चीजें है जो सीखी। हर गांव में ट्रेंड आपदा मित्र और उनके पास ये खास बुक होगी। एसडीआरएफ की ये पहल आपदा प्रबंधन को जमीनी स्तर पर नई दिशा दे सकती है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। जोशीमठ में लगातार भालू दिखने के बाद लोग दहशत में बने हुए हैं। लोग अपने घरों के आसपास पटाखा जलाकर भालू को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। जोशीमठ के नोग मोहल्ले में भालू पहुंच गया, जिसके बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग दहशत में हैं। पटाखे का इस्तेमाल कर भालू को जंगल की तरफ खदेड़ा गया। इन लोगों ने वन विभाग से भालू को पकड़ने की मांग उठाई है। रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के तेलीवाला में मारपीट का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दो पक्षों में मारपीट हो रही है। बताया जा रहा है कि एक बच्ची की साइकिल से एक राहगीर को टक्कर लग गई थी, जिस पर राहगीर ने बच्ची को थप्पड़ मार दिया और इसी के बाद मामला बढ़ा और इतना बढ़ा कि मारपीट तक नौबत पहुंच गई। लाठी डंडे तक चले। पुलिस ने मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाने के संज्ञान में एक घटनाक्रम आया था जिसमें एक बच्ची और वृद्ध के बीच में किसी चीज़ को लेकर विवाद की बात हुई, जिसमें और लोग भी इन्वॉल्व हुए थे। तो चूंकि तहरीर किसी तरफ से नहीं आई थी तो पुलिस ने प्रिवेंटिव के तौर पर सभी के खिलाफ जो प्रिवेंटिव में हम एक्शन लेते हैं वो एक्शन लिया और मामला अभी अंडर कंट्रोल है और चीज़ें दोनों पक्षों ने एग्री किया कि उनकी गलतियाँ। नैनीताल नगर पालिका के सामने हाईकोर्ट के आदेशों का खुला उल्लंघन हो रहा है। नए डीएम के आने के बाद रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार बेखौफ हैं, तो कुमाऊं कमिश्नर के आदेशों की भी धज्जियां उड़ रही हैं। ये दुकानदार सुबह से ही दुकान सजा लेते हैं, जबकि इनके लिए 4 बजे तक का वक्त नियत किया गया है। वैसे तो कुल 121 लोगों को ही दुकानें लगाने की अनुमति है, लेकिन यहाँ 300 से ज्यादा दुकानें लगाई जा रही हैं। नीति बनी थी उस संबंध में जो पूर्व में करीब आज से 8-10 साल पहले इसका जो चिन्हीकरण किया था 121 था, तो 121 की लोगों को ही था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय में हमने इसकी लिस्ट उपलब्ध कराई थी। अभी तो डीपीआर उन्हीं के लिए बनी हुई है, बाकी का अनाधिकृत रूप से है। हमारी नगर पालिका द्वारा जो अतिक्रमण विरोधी अभियान के संबंध में टीम जो गठित की गई वो समय समय पर हटाती रहती है। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर पैदल मार्ग की मरम्मत का काम आखिरकार शुरू हो गया। पहाड़ी रास्ते में पिछले तकरीबन 2 सालों से कई लैंडस्लाइड जोन बन गए थे, जिनसे हादसों का खतरा बना हुआ था। मंदिर परिसर और उसका रास्ता राजाजी टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है, जिसकी वजह से ही कंस्ट्रक्शन करने की परमिशन यहां नहीं थी। हालांकि अब राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की बैठक के बाद मरम्मत कार्यों की इजाजत दे दी गई है। साथ ही केंद्र सरकार की ओर से तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए का बजट भी जारी हुआ है और इसके बाद प्रशासन ने मार्ग की मरम्मत का काम शुरू किया और इसके तहत सबसे पहले पहाड़ के लैंडस्लाइड वाले इलाकों को ठीक किया जा रहा है और सेफ्टी वॉल बनाई जा रही है। देवी का जो पैदल मार्ग है, जहाँ से सारे श्रद्धालु मंदिर की ओर जाते हैं, वहाँ पर कई जगह लैंडस्लाइड हो रखी थी और इसमें सुरक्षा का भी खतरा था। इसके क्रम में एक प्रस्ताव बना के हमने राज्य सरकार भेजा था और चूंकि ये पूरा क्षेत्र राजाजी नेशनल पार्क में पड़ता है, तो इसका अनुमोदन नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड से आ गया है और उसी क्रम में सिंचाई विभाग के द्वारा करीबन 1.5 करोड़ का जो हमारा पहला प्रस्ताव है, इस पर अभी कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। जितनी भी वहाँ पे लैंडस्लाइड पॉइंट्स थे पैदल मार्ग में, उसको ठीक किया।
पिथौरागढ़ के गुंजी में अल्ट्रा मैराथन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड में पहली बार हायर हिमालय में इसने इतने बड़े लेवल पर मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। बॉर्डर टूरिज्म को नया मुकाम देने की ये कोशिश है। मैराथन में देश भर के 800 से ज्यादा खिलाड़ी अब तक रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। चीन और नेपाल बॉर्डर पर बसे गुंजी में 2 नवंबर को देश भर के साहसिक खिलाड़ियों का जमावड़ा लगने जा रहा है। गुंजी में पहली बार अल्ट्रा मैराथन का आयोजन हो रहा है। मैराथन के लिए 5 कैटेगरी तय की गई हैं। पहली कैटेगरी में 60 किलोमीटर, दूसरी में 42, तीसरी में 21, चौथी कैटेगरी में 10 और पांचवी में 5 किलोमीटर की दूरी तय की गई है। इन सभी कैटेगरी में मेल और फीमेल खिलाड़ी शिरकत करेंगे। हायर हिमालय में होने जा रही मैराथन के लिए तैयारियां भी जोरों पर हैं। पर्यटन विभाग जहां खिलाड़ियों को तैयार कर रहा है, वहीं प्रशासन जरूरी सुविधाएं जुटाने में लगा हुआ है। 800 के करीब जो इसमें प्रतिभागी है उनके द्वारा रजिस्ट्रेशन कर लिया गया है और यूटीडीपी टूरिज्म डिपार्टमेंट और हम लोगों के द्वारा व्यवस्थाएं इसमें सुनिश्चित की जा रही हैं। रहने की व्यवस्था और बाकी जो कुछ लोग वहाँ पे ऑलरेडी पहुँच गए हैं उनका एक्लेमेटाइजेशन वो लोग अभी वहाँ पे कर रहे हैं और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी वहाँ पर अवेल कराई जा रही हैं। डॉक्टर्स की प्रॉपर टीम्स, फिजियोथेरेपी। मैराथन में खिलाड़ी 10,500 फीट से 15,000 फीट की ऊंचाई तक दौड़ लगाएंगे। इसमें सबसे बड़ी दौड़ गुंजी से जोलीकांग होते हुए काला पानी तक होगी। इस दौड़ में खिलाड़ी 60 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। ऐसे में गुंजी, जोलीकांग और काला पानी में जरूरी सुविधाएं भी जुटाई जा रही हैं। मेडिकल सुविधाओं के साथ ही फिजियोथेरेपिस्ट, एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर को भी तैनात किया जा रहा है। इस मैराथन के जरिए जहां पर्यटन महकमा विंटर टूरिज्म को बढ़ाने का प्लान बना रहा है, वहीं सरकार वाइब्रेंट विलेज में रोजगार के रास्ते भी खोलने चाह रही है। वाइब्रेंट विलेजेस में कैसे एक्टिविटीज लगातार चलती रहें, तो वहाँ पे होम स्टेज को हम कैसे प्रमोट करें, वहाँ के लोगों को कैसे रोजगार दें और साथ ही साथ विंटर टूरिज्म को कैसे प्रमोट करें, तो उस दिशा में ये हमारा एक कदम है। मैराथन के लिए खिलाड़ियों का गुंजी पहुंचना शुरू हो गया है। ये खिलाड़ी खुद को हायर हिमालय के लिए इन दिनों तैयार कर रहे हैं। चीन और नेपाल बॉर्डर से सटे इस इलाके तक रोड पहुंचने के बाद ये सबसे बड़ा आयोजन होने जा रहा है। ये बात अलग है कि अभी भी रोड कई जगहों पर खतरनाक बनी हुई है। ऐसे में अल्ट्रा मैराथन शुरू होने से पहले रोड को सुधारना बीआरओ के लिए बड़ी चुनौती है। पिथौरागढ़ से न्यूज़ 18 के लिए विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। रुड़की के बुग्गावाला क्षेत्र के बंदरजुड़ गांव के पास जंगल में एक विशालकाय अजगर दिखने के बाद लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद अजगर का रेस्क्यू किया गया। वहीं अजगर को वन विभाग की टीम अपने साथ ले गई और जंगल में छोड़ा। हरिद्वार के लक्सर में एक मंदिर के पास विशालकाय अजगर दिखा, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। लक्सर के खाटू श्याम मंदिर के पास जैसे ही लोगों ने अजगर को देखा, सभी के होश उड़ गए। इसकी जानकारी वन विभाग को दी गई, जिसके बाद टीम पहुंची और 18 फीट लंबे इस अजगर का रेस्क्यू किया गया। रात के अंधेरे में वन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़ा। काफी मशक्कत उन्हें करनी पड़ी। रेस्क्यू के बाद अजगर को सुरक्षित स्थान पर छोड़ा गया। रामनगर के तराई पश्चिमी वन प्रभाग के हेमपुर क्षेत्र में एक विशालकाय अजगर दिखा। तकरीबन 18 फीट लंबा और 175 किलो वजनी ये अजगर गांव में दिखने के बाद लोगों के होश उड़ गए थे। बताया जा रहा है कि अजगर अचानक ही हेमपुर डिपो क्षेत्र में दिखने लगा, जिसे देखकर वहां मौजूद ग्रामीणों ने तत्काल ही इसकी जानकारी वन विभाग को दी। अधिकारी मौके पर पहुंचे और टीम ने इस अजगर को पकड़ा। कुछ लोग इसके साथ सेल्फी लेते भी दिखे।